तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये क्लास। हमारी ये जो आज की क्लास है यूजीसी नेट प्लस एसजीपीजीआई के संबंध में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम बात करेंगे आज सामाजिक नियंत्रण के बारे में। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण होता क्या है, यानी एक परिभाषा के रूप में अगर आप लोगों को जानना हो सामाजिक नियंत्रण के में क्या भूमिका होती है, तो इसका मतलब होता है कि समाज में व्यक्ति और समूह के संबंध, व्यवहार और आचरण को केंद्रित करना, निर्देशित और व्यवस्थित करना, ताकि व्यक्तियों को समाज में जो है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और वहीं समाज के स्थापित जो मूल्य हैं, जो नियम हैं, जो कार्यप्रणाली हैं, उनके अनुकूल अपने को ढालने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके। एक प्रकार से समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें जो है स्वतंत्र बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। तो वह प्रक्रिया बेसिकली सामाजिक नियंत्रण का कहलाती है। तो सामाजिक नियंत्रण बेसिकली वो पद्धति मानी जाती है जिसमें एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। जब समूह की बात होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सदस्यों को रिप्रेजेंट करेगा, नियंत्रित करेगा। और सोशल वर्कर केस वर्क में व्यक्ति को नियंत्रित करेगा, है ना। अब व्यक्ति में आप परिवार को ले सकते हैं, तो लेकिन परिवार भी बेसिकली किस में आता है, वो केस वर्क का ही पार्ट माना जाता है। परिवार समूह का पार्ट नहीं माना जाता है कि मान लीजिए 7-8 सदस्य हैं अगर उस परिवार में, तो आप उसको घोषित कर दिया ग्रुप, तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो केस वर्क का पार्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें समुदाय में, तो समुदाय में भी सदस्य आते हैं, ठीक है। मलिन बस्ती के जो लोग होंगे समुदाय के, वो भी वही चीज़ आते हैं। उन लोगों को नियंत्रित करना है, उनके व्यवहारों को नियंत्रित। अब व्यवहार कौन से, ये नहीं कि सकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित करना है, ठीक है, नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित करना है। तो उसी की अवधारणा की अगर हम बात करें, उसी के दृष्टिकोण से, तो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक विचार सर्वप्रथम अमेरिकन एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था E.A. रॉस, जिन्होंने सन 1901 में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था सोशल कंट्रोल। तो आप नोट कर सकते हैं रॉस महोदय का या सामाजिक नियंत्रण में एक किताब आती है और उस किताब का नाम है सोशल कंट्रोल। और कब आई थी, तो याद रखिएगा सभी लोग, सन 1901 में ये किताब लाई गई थी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उस समय से अब तक के सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के संबंध में इसी किताब का सहारा लेना पड़ता है। और इस पुस्तक में रॉस ने समाज के नियंत्रण को लेकर कार्य संस्था में धर्म, विश्वास, जनमत, नैतिकता, कानून, शिक्षा, रीति रिवाज आदि की भूमिकाओं का वर्णन किया है। तो आप देख सकते हो सामाजिक नियंत्रण में जो कार्य संस्था में है उनमें क्या क्या चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था अपनी किताब में। तो रीति रिवाज हो गया, शिक्षा, कानून, नैतिकता, जनमत, विश्वास आदि जैसी भूमिकाएं हैं, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है कि किस तरीके से सोशल या समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। तो नियंत्रण का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य अवधारणा यह है कि लोगों के द्वारा स्वीकृत नियम के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना सामाजिक नियंत्रण है। प्रारंभ में तो सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूह से अपने समूह की रक्षा करना, वहीं अगर हम बात करें तो मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। बाद में ये धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने पर सामाजिक नियंत्रण को माना गया। तो शुरुआत में बेसिकली क्या प्रक्रियाएं थी, वो सामाजिक नियंत्रण की जो प्रक्रिया थी, एक समूह दूसरे समूह के माध्यम से जब समूह की रक्षा कर रहा होता है तो वह प्रक्रिया हमें सामाजिक नियंत्रण का देते थे। बाद में आज के समय में अगर हम बात कर ले आज के समय ना कहकर उसके बाद मध्यकाल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार बताया गया, जो व्यवहार करता है वो सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बना। लेकिन आज अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो सामाजिक नियंत्रण का जो मतलब बताया गया वह संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया गया, जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक आदर्श और उद्देश्यों को प्राप्त करना था। तो सामाजिक आदर्श और उद्देश्यों को अर्जित करना ही सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बना। सामाजिक नियंत्रण संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपने को संगठित बनाए रखने की बात करता है। तो एक परिवर्तनशील संतुलन की भांति अपने को जब क्रियाशील रखती है, तो वह प्रक्रिया आपकी कहलाती है सामाजिक नियंत्रण की। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिक नियंत्रण की कहलाती है। आगे देखें तो आपको परिभाषा मिलेगा और परिभाषा से और स्पष्ट आपको हो जाएगा कि सोशल कंट्रोल होता क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा में एक विद्वान का नाम आता है ग्लीन एंड ग्लीन। ये समाजशास्त्री हैं। इनका कहना यह है कि अपने परिवार के साथ सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रकार के सुझाव, प्रतिरोध, उत्पीड़न पर बल प्रयोग जैसे साधनों की व्यवस्था, जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करना। मतलब आप समझ सकते हो कि समाज के प्रति सकारात्मक बिहेवियर करने की बात कर रहा है, जहाँ पे साधनों की व्यवस्था भी की गई है।
तो आप व्यवहार को जब नियंत्रित कर रहे हैं तो वो गिलीन एंड गिलीन कह रहे हैं कि ये सामाजिक नियंत्रण है। अभी मैंने एक चीज और बताया था कि एक समूह अपने सदस्यों की बात करता है, एक समूह जो है अपने सदस्यों की बात करता है और उनको व्यवहारों को नियंत्रित करता है, तो वो भी सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बन जाता है, वो भी परिभाषा सामाजिक नियंत्रण का हो जाता है। आगे देखिए, रोस महोदय की परिभाषा देख लीजिए। रोस महोदय जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का जो तात्पर्य है उन तमाम व्यक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है। बात वही है, मतलब तमाम व्यक्ति, संपूर्ण समाज की बात हो गई, जिसके द्वारा समुदाय के जो व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है ना, सामाजिक नियंत्रण। तो वह प्रक्रिया भी सामाजिक नियंत्रण कहलाती है और ये रॉस महोदय की परिभाषा बन जाती है। तो सामाजिक नियंत्रण उन पद्धतियों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। वही बात कह रहे हैं रॉस, जो मैंने अभी आपको बताया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये रॉस का स्टेटमेंट बन जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने और भी विद्वान का नाम अगर हम बात करें तो और भी नाम आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक नाम बहुत ही फेमस है आगबन और निमकाफ का। आगबन और निमकाफ की बात अगर हम करें तो इनका कहना है कि व्यवस्था और स्थापित नियम को बनाए रखना है। आपको क्या बनाए रखना है? सिस्टम को बनाए रखना है, रूल को बनाए रखना है। जिस प्रकार आप किसी रूल और नियम और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसी का सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। वह उसी की सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। याद रखिएगा कि समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है, ठीक है, अब उसी को नियंत्रित करने की काम करता है। यह आगबन का स्टेटमेंट था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, सामाजिक नियंत्रण के कुछ कार्य के लेकर और उसके उद्देश्य को लेकर। देखिए, सामाजिक नियंत्रण से अगर एक फैक्ट पूछा जाएगा तो सन 1901 का सोशल कंट्रोल पूछा जाएगा, रोज की किताब है। बाकी सामाजिक नियंत्रण के प्रश्न जो बनाए जाएंगे वो अप्लाइड या आप लोगों से एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगे। उन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए, सामाजिक नियंत्रण में कार्य और उसके उद्देश्य, अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ जाएंगे सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। इससे प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते फिर आप। देखिए, क्वेश्चन था जी बताइए। सर, कार्य और उद्देश्य में सर क्या अंतर होता है, थोड़ा समझा दीजिए। किसमें? ये सर कार्य और उद्देश्य अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, कार्य आपका अलग हो जाएगा, उद्देश्य आपका अलग हो जाएगा। कार्य करने का मतलब ये हुआ आपका कि देखिए, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही कार्य आपका उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। परंतु अगर आप एक डेफिनेशन के रूप में जानना चाहते हैं कार्य और उद्देश्य में अंतर, तो मैं आपको बता दूं कि कार्य आपका वो करता है, वो कहलाता है जैसे कोई एक्टिविटी या कोई टास्क जब आप करते हैं तो वह रिप्रेजेंट करता है किसी वर्क को, किसी फंक्शन को, क्रिया को। अब वही कार्य के माध्यम से आप उद्देश्य तक प्राप्त होना, मतलब आपको वो उद्देश्य वो अचीव करना चाहते हैं उस कार्य में, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो प्रक्रिया आप संचालित कर रखे हैं, जो फंक्शन आपने संचालित कर रखा है। मतलब सर किसी कार्य के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करना उद्देश्य है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये भी प्रक्रिया आपकी बन सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ, जैसे आपने बोल दिया कि भाई कि जब एक लक्ष्य को उद्देश्य की एक श्रृंखला में बदल दिया जाता है तो एक कार्य अधिक यथार्थवादी हो जाता है, वहाँ पे, है ना, अधिक यथार्थवादी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपको उस अंतिम गंतव्य तक पहुँचने में जो मदद मिलती है वो प्रक्रिया कार्य ही तो कहलाती है। वह प्रक्रिया आपकी कार्य ही कहलाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, आप समझ रखिएगा इसको। अब बात करें तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य समाज में सुख और शांति की स्थापना करना। उद्देश्य भी वही बनेगा, कार्य भी आपका इसी के आधार पर होगा कि सुख शांति पर आधारित हो कार्य। भाई SGPGI में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं, जब भी कोई उसका कार्य उस पर आधारित होता है तो वो कहीं ना कहीं जो सेवार्थी है, जो समूह है, जो समुदाय है, उसको सुख और शांति, मतलब समस्या से समाधान या निजात दिलाने की बात करता है। तो वही प्रक्रिया सुख और शांति की बात करता है और ये क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। तो समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण करता है ये सामाजिक नियंत्रण। समाज के व्यवहारों में समानता लाने की बात करता है, भेदभाव खत्म करने की बात करता है, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है ये, समाज के सदस्यों में एकता की भावना उत्पन्न करता है ये,
मतलब यूनिटी पर बल देता है ये। तो ये सोशल कंट्रोल ही तो है। बात करें तो सोशल कंट्रोल में सामाजिक के सभी सदस्यों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। समुदाय के द्वारा जो स्वीकृत वैल्यूज हैं, जो व्यवहार के प्रतिमान हैं, उनके सदस्यों के समक्ष रखना और उनके अनुरूप कार्य करना, मतलब उनके अनुकूल काम करना। समूह के सदस्यों को प्राप्त करना है ये। सभी सदस्यों और समूह के समक्ष विकास के लिए सुव्यवस्थित और संगठित परिस्थितियां प्रस्तुत करना। बेसिकली समाज कार्य ज्ञान और प्रणाली और कौशल पर ही आधारित है, तो इसलिए आपका ये भी पार्ट माना जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के कार्य किसी विशेष समूह अथवा समाज में एकता और गतिशीलता को लाता है ये। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य लोगों के विचारों और कार्यों में संतुलन को स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण तो लोगों के जो विचार होंगे, जो कार्य होंगे, उनको संतुलित बनाए रखने का काम करता है। यही है आपका सोशल कंट्रोल, यही आपका सोशल कंट्रोल है। अवधारणाएं मैंने बता दिया पहले भी कि आप देख सकते हैं, प्रतिमान, प्रथा, रीति रिवाज, मूल्य, आदर्श, कानून के अनुसार आचरण कर समाज को अस्थायित्व या अस्थायित्व प्रदान करना, ये प्रक्रिया आपका सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बन जाता है ना। सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बन जाता है। सामाजिक नियंत्रण के अगर हम प्रकार पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि टाइप एक तो इन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण का जो प्रकार होगा वो सत्तावादी, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक नियंत्रण होगा। अब वो कैसे होगा, ये विद्वान का नाम याद कर लीजिएगा, लेपियर। जब कभी नाम पूछ ले आप लोगों से सत्तावादी या प्रजातांत्रिक नियंत्रण में सामाजिक नियंत्रण को लेकर, तो लेपियर का ही नाम दीजिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस रहा है। और इसने सत्तावादी और लोकतांत्रिक को दो भागों में डिवाइड किया। लेपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संस्था दंड देने वाले व्यक्ति द्वारा स्वीकृति संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, तभी इस प्रकार को स्थापित किए गए नियंत्रण को हम लोग सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लीजिए अपने फोन में, ताकि आपको इस जो है वर्ड दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि लेपियर ने किस तरीके से इन्होंने कहा सत्तावादी नियंत्रण को। इन्होंने कहा कि दंड देने वाले व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार को जो स्थापित नियंत्रण कर रहा था वो सत्तावादी करता था। अब सत्ता में मतलब शक्ति जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शक्ति से जोड़कर आप समझ सकते हो। और ये शक्ति दृष्टिकोण अगर हम बात करें तो प्रशासन का है। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है ये, ठीक है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सत्तावादी नियंत्रण किसने दिया है, लेपियर ने दिया है। क्या बात कही है तो केवल याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन शब्द, और इससे आप पहुंच जाओगे सही उत्तर तक। दूसरी बात करते हैं लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात। इसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। और सत्तावादी नियंत्रण में धमकी और शारीरिक उत्पीड़न है का सहारा लिया जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने शक्ति को रिप्रेजेंट किया है। जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों के पुरस्कार और भावनात्मक प्रेरणा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे। अब जहाँ पे प्रजातांत्रिक नियंत्रण की बात की गई है, लोगों को एक प्रकार से रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया गया है, रिवॉर्ड का प्रयोग किया गया है, और दूसरे में पनिशमेंट का प्रयोग किया गया। और ये पनिशमेंट होता है प्रशासन के माध्यम से, और रिवॉर्ड की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं किसके माध्यम से होता है, तो ये भी प्रशासन के ही माध्यम से होता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन के माध्यम से नहीं होता, परंतु व्यक्तियों में अगर सुधार करना है आपको तो पुरस्कार और भावनात्मक तरीके से ही करेंगे आप लोग। आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा, मैंने पढ़ाया भी है, नैतिकता का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग, याद है किसी को? जी सर। मैंने नैतिकता के सिद्धांत में आप लोगों से यहाँ पे रूढ़िवादी नैतिकता के सिद्धांत को मैंने 3 स्तर बताते हुए 6 अवस्था पे चर्चा किया था। जो पहला अवस्था बताई गई थी वहाँ पर एक पुरस्कार और दंड का प्रयोग किया गया था, और सेम वही प्रक्रिया है। अब वहाँ पे जो दंड की बात हो रही थी तो जरूरी ये नहीं कि प्रशासन ही करे, वहाँ पे दंड फैमिली भी दे रही थी। भाई अगर कोई बच्चा अगर नहीं कोई काम सुनता है तो आप उसको डांट फटकार सकते हो, तो वो काम जैसे ही आप डांटते हो फटकारते हो तो वो बच्चा काम करने लगता है, तो वो दंड की प्रक्रिया हुई नैतिकता के सिद्धांत में। तो वहाँ पे भी सामाजिक नियंत्रण हुआ, लेकिन फैमिली के द्वारा हुआ। और फिर दूसरा जो नैतिकता का सिद्धांत बना वो बना था आपका पुरस्कार। अगर किसी बच्चे को अगर आप काम लेते हैं उस बच्चे से, आप कहते हैं भाई जाओ के जो है 10 वाला दूध लेके आओ, और आपने उसको दिया 12 रुपये, अपने 2 रुपये का तुम कुछ ले लेना, खा पी लेना, कुछ बिस्किट वगैरह कुछ ले लेना। तो बच्चा क्या किया, 2 रुपये के चक्कर में जाके 10 रुपये का दूध लाया आपके लिए। आपने आपके घर में बच्चे होंगे, आप
उसको उठा के देखिए अपनी नज़र में, वो जल्दी काम सुना। अगर पैसे दो, देखो अभी सारा सामान लेके आएगा आपका। तो ये भी एक प्रकार का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रक्रिया, तो परंतु भले वो व्यक्ति के लिए वहाँ पे निगेटिविटी का एक्टिविटी होता है, एक प्रक्रिया संचालित होती है जहाँ पे आप रिवॉर्ड की प्रक्रिया देते हैं, परंतु ये नैतिकता के अंतर्गत। वही चीज़ अगर मैं आपको टोकन दूँ और मैंने कहा कि भाई अगर आपने 11 से लेकर 20 तक अगर टेबल याद कर लिया तो मैं आपको जो है टॉफ़ी दूंगा या आपके लिए मैं एक साइकिल खरीद के दे दूंगा, तो ये आपने रिवॉर्ड का यूज़ किया, तो ये पॉजिटिव के रूप में यूज़ किया। परिस्थितियां बताएंगी आप लोगों को, तो प्रश्न का आधार जो बताता है वो बताता है आपका किस तरीके से क्वेश्चन। तो ये लोकतांत्रिक नियंत्रण पुरस्कार और भावनात्मक अभिप्रेरणा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बात करें, यहाँ पे प्रकार बनता है सकारात्मक और नकारात्मक। आप समझते हैं सकारात्मक में आप जी कुछ कहना चाहते हैं सर, कुछ कह रहे हैं आप क्या? चलिए फिर आगे बढ़िए, एक बार म्यूट हो जाइए। तो सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने के लिए जब आप प्रेरित करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सकारात्मक है। पुरस्कार देकर, पुरस्कार मतलब आपको बता दूं टोकन वगैरह भी दे सकते हो, शाबाश भी एक प्रकार का पुरस्कार ही माना जाता है, रेनफोर्समेंट माना जाता है, पुनर्बलन माना जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप क्लाइंट से काम लेना चाहते हैं तो उसे पैसे ही बराबर देते रहें, फिर तो ये अपने पैसे देंगे भाई, SGPGI थोड़ी पैसे देगा आपको, आप अपने पैसे देंगे फिर। तो यहाँ पे शाबाश का प्रयोग कर सकते हो आप लोग, इसको बोलते हैं सामाजिक पुनर्बलन। क्या बोलते हैं शाबाश को? सामाजिक पुनर्बलन। और ज़्यादातर सामाजिक पुनर्बलन सोशल वर्कर यूज़ करता है 99%, और यही करना भी चाहिए और ये सत्य भी है। उदाहरण की तरफ अच्छे आचरण वाले छात्र को, श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को पुरस्कार, शाबाशी आदि देकर सामाजिक नियंत्रित किया जाता है। वहीं नकारात्मक की बात करें, समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति में कितना गंभीर अपराध था। दंड में बहिष्कार है, जेल है, जुर्माना है, मृत्युदंड है आदि कई प्रकार का हो सकता है। ये जो है भूमिका आप देख रहे हैं नकारात्मक नियंत्रण में कैसे कैसे हो सकता है। चेतना और अचेतन नियंत्रण। देखिए चेतना में आपको मालूम होना चाहिए चैतन्यकरण का सिद्धांत किसने दिया, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद बताइए आप लोग। चैतन्यकरण का सिद्धांत पाउले फ्रेरे का नाम आता है भाई, हाँ पाउले फ्रेरे का नाम आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो चेतना और अचेतन नियंत्रण है, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और यह ध्यान करते हैं कि उनको निभाने में कोई गलतियां ना हो जाए, मतलब एक्टिव है। उदाहरण के तौर पर एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता है, लेकिन उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्क के लिए है। तो इस प्रकार इस स्थिति को समझकर कार्य करता है। तो यह एक आपने चैतन्य का यूज किया है अपने, तो यहां पर भी सामाजिक नियंत्रण हुआ। दूसरा अचेतन है, अचेतन इनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए वरुण हम स्वतः ही वैसा आचरण करते, वर्ण का मतलब होता है वरना वही, लेकिन हम स्वतः वही वैसा ही आचरण करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया है, देखिए वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को जहां धारण करना है वहीं पहनते हैं, बनियान को कोट पर धारण नहीं करते, है ना। ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये भी आपका अचेतन नियंत्रण कहलाता है यहाँ पर, है ना। तो ये भी प्रक्रिया बन जाती है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। समाज कार्य में एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा किसने विकसित किया है, नाम बताइए। होलिस ने ना, फ्लोरेंस होलिस, वेरी गुड वेरी गुड। शायद कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है, एक मिनट। अच्छा हैंड राइज करते हो हैं आप लोग, हैंड रेड्स। चलो आइए, चलिए आगे देखिए। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब होता है ऐसे नियंत्रण से जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप व्यक्तियों के द्वारा लागू किया जाए। उदाहरण के तौर पर माता पिता, मित्र, गुरुजन, पड़ोस के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा। वही इस नियंत्रण की प्रशंसा, आलोचना, सम्मान, पुरस्कार के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव गहराई और अस्थायी होता है, मतलब
मतलब गहरा और अस्थायी होता है। तो क्योंकि यह व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति के शेष सामाजिक और भौतिक पर्यावरण जो विभिन्न समूह और संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाता है, तो वही नियंत्रण जो आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। और नियंत्रण का स्वरूप अत्यधिक सूचना और छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिव रूप में लेते हैं, जहाँ पे माता पिता, मित्र, गुरुजन, पड़ोस आदि की जो भूमिकाएं हमें देखने को मिलती है और इस माध्यम से हम किसी व्यक्ति में सुधार करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। वहीं अगर हम अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं, तो जहाँ पे भौतिकी पर्यावरण, जहाँ पे संस्था, जहाँ पे समुदाय, जहाँ पे व्यक्ति विशेष के समाज की भूमिका आ जाती है, वो बेसिकली अप्रत्यक्ष की भूमिका आ जाती है। वो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण होता है ना? वो अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण होता है। वहीं बताया संगठित और असंगठित भी होता है। संगठित समाज नियंत्रण का अर्थ होता है पूर्ण संगठन से, जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों में व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसका विकास नियंत्रित रूप से होता है। तो इसमें व्यक्तियों के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए परिभाषित किया जाता है कि शिक्षण संस्था, परिवार, राज्य, बैंक आदि लागू करने पर नियंत्रण इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षण संस्थान हो गई, है ना, बैंक हो गया आदि, जो वहाँ पे नियम या एनजीओ वगैरह की भूमिका आ जाती है, तो ये संगठित का पार्ट बन। असंगठित में जहाँ सांस्कृतिक और नियम आते हैं, जहाँ दैनिक जीवन में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो संस्कार हो गए, परंपरा हो गई, राजनीति हो गई इत्यादि वाला जो नियंत्रण होता है, ये हमारा असंगठित का पार्ट बन जाता है, असंगठित का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये टाइप थे। एग्जाम में आप लोगों से टाइप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। बाय द वे अगर टाइप आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि चेतन, अचेतन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संगठित, असंगठित, है ना, इस तरीके का इसका बनेगा सामाजिक नियंत्रण का टाइप। बात करेंगे इसके महत्व पे। देखो सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है सामाजिक सुरक्षा क्या होती है ना। कोई बताना चाहेगा मुझे सामाजिक सुरक्षा? सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं, बताएं भाई। सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है वह सुरक्षा जो समाज और उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाला कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए जो प्रस्तुत करता है, वो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी होती है। भाई मान लीजिए जोखिम रोग है, कोई मातृत्व अयोग्यता है, वृद्धावस्था है या मृत्यु है, ऐसी प्रक्रियाओं की अगर भूमिका करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है। बात कर दूं मैं सामाजिक सुरक्षा में एक शब्द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से 1943 में सर विलियम बेवरेज के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसमें अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बीमा संबंधित सेवाओं के अंतर्गत ब्रिटिश जनता के अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने का सुझाव दिया था सन 1943। सर विलियम बेवरेज रिपोर्ट जो सामाजिक सुरक्षा को बताता है। परंपराओं की रक्षा होती है भाई। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं और यह परंपराएं समाज के लिए उपयोगी होती है, ये बात से आप जानते ही है। तो सामाजिक नियंत्रण ही एक ऐसी विधि है, जिसके द्वारा इन परंपराओं को उपयोगी बनाया जा सकता है। नियंत्रण के अभाव में सभी व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। तो मनमाने ढंग से काम तो करना नहीं भैया, ये बात तो आप जानते हैं भली भांति तरीके से, है ना। अंकित जी क्लास को समय पर आप ज्वाइन कर लिया करें, है ना। आगे बात करते हैं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण की बात करें तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों द्वारा व्यक्ति का व्यवहार समाज के अनुकूल बनाया जा सकता है और व्यक्ति पर परिवार प्रथम रीति रिवाज आदि का दबाव होता है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए अनिवार्य है। ये तो ये भी बहुत ही सिंपल है, सरल है कि व्यक्ति के व्यवहार पर भी नियंत्रण बनता है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंस बताना है तो पहली बात तो इंपॉर्टेंस तो ये है भाई सामाजिक नियंत्रण का कि सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। दूसरी बात तो ये है कि परंपरा की रक्षा हो जाएगी। तीसरी बात ये होगी कि व्यक्ति का जो असामाजिक व्यवहार है वो आपका क्या है, नियंत्रित रहेगा। चौथी बात ये हो जाएगी कि व्यक्ति को सामाजिकरण के रूप में लिया जा सकता है। सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रीति रिवाज मानदंड वगैरह आते हैं वो सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बन जाएगा। नियम रूल रेगुलेशंस आ जाते हैं तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक कार्यों में सहायता मिलती है, क्योंकि व्यक्ति को इसी प्रकार की सत्ता का अनुभव होता है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण की भूमिका दिखाएगा। तो सामाजिक नियंत्रण में भी व्यक्ति के सामाजिकरण के लिए बल देता है। भावनाओं में समानता की बात करता है।
है कि नहीं। भावनाओं में एकता की, सामाजिक एकता को स्थापित की जाती है और सामाजिक नियंत्रण के कारण ही व्यक्ति सामान्य ढंग से व्यवहार भी करेगा। एक ही हो जाएगा। सामाजिक स्वीकृति प्राप्ति भी होती है, मतलब एक्सेप्ट भी करना है आपको। अब एक्सेप्ट क्या करना है भाई, अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पालन करने का मतलब ये हुआ कि भाई आप उसकी धर्म को अपनाना या परंपरा को अपना लेना, ये बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मतलब उनको रिस्पेक्ट देना, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट देना है। तो समाज में इन्हीं सभी का पालन करने के लिए जो कार्य बनेगा वो सामाजिक नियंत्रण का ही साधन का काम करता है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण के जो साधन होंगे वो व्यक्ति के समाज के रीति रिवाज को स्वीकार करने पर विवश कर देता है। तो स्वीकृति की भी प्राप्ति होती है यहाँ पे। सामाजिक संगठन में स्थिरता पाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सामाजिक संघर्ष को कम करता है ये, संघर्ष का मतलब आप द्वंद्व समझ रहे होंगे, वही चीज़ है। सामाजिक अनिश्चितता को कम करता है, मतलब जो भी अवांछनीय व्यवहार उसको भी कम करेगा। ये इंपॉर्टेंस है, ये प्रश्न तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। विचारों पर और कार्यों में संतुलित करने की बात करता है, मतलब विचार और कार्य किस तरीके, देखिए जिस समाज में व्यक्तियों के विचार और कार्यों में समानता नहीं होती है वहाँ का संगठन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपको मालूम होगा अभी जैसे ही आप नौकरी करने जाते हैं किसी जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई एक आध दो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे वो आपके अपोजिट में रहेंगे, विरोधी रहेंगे। अब ये कारण क्या है, हो सकता है शायद आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप थोड़ा सा उनके अनुरूप काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आपका और उनका विचार और कार्य संतुलित नहीं होगा तो वो संस्था के लिए भी हानिकारक है। और आपको मैं बता दूं, और उस संस्था में कुछ ऐसे भी एचआर होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हाई फाई लोग, मतलब मैनेजमेंट के लोग, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कारण क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें जो अगर इन दोनों में पंगे होंगे तो इसकी बातें हमें ये आके बता देगी और ये बातें जो है इसकी ये आके बता देगी हमें। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी प्रक्रिया देखने को हमें मिलती है और ये उन्हें ये भूल जाते हैं कि इस तरीके से जो है आपका सामाजिक जो संस्था बनाई गई है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, जो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर एनजीओ आपके पास है या एनजीओ आप भविष्य में खोलना चाहते हैं, कभी ऐसा काम मत करिएगा। अगर किसी जो है बीच में एम्प्लॉय के बीच में कोई अगर है तो उसको समाप्त करने की कोशिश करिएगा। आप सोशल वर्कर हैं और उनको जो है एक यूनिटी के माध्यम से जोड़ने का काम करिएगा, एक परिवार के रूप में। बातें तो बोलते हैं एक परिवार के रूप में, लेकिन इंटरनली कुछ अलग विचार चलता है, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो सामाजिक नियंत्रण के विचार और कार्यों को संतुलन बनाए रखने का नियम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंस है ये, है ना। सामाजिक नियंत्रण के कुछ अभिकरण है, अभिकरण का मतलब हम बात करें तो एजेंसियां हमें देखने को मिलती है, जैसे शिक्षण संस्था है, ये बातें हैं। धर्म भी है आपका इसमें, बस मैं इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं थोड़ा सा डीप में जाऊं, परंतु अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। नोट्स बना सकते हैं कि कौन कौन से एजेंसियां के रूप में काम कर रही है अभिकरण के रूप में। नेता और नेतृत्व है, प्रथाएं हैं यहाँ पर, और अगर हम बात करें तो नैतिकता है यहाँ पर, और परिवार राज्य का कानून की भी एक अहम भूमिका मानी जाती है सामाजिक नियंत्रण में। तो ये संस्था के रूप में जानी जाती है, एक अभिकरण के रूप में जानी जाती हैं। खेल के साथी के साथ अगर हम बात करें तो वो भी सामाजिक नियंत्रण का ही एक प्रकार से इम्पोर्टेंस माना जाता है। औपचारिक नियंत्रण की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक शब्द है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण क्या होता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। वह नियंत्रण जो निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है, जिसे व्यक्ति समूह को मानना ही पड़ता है, वह आपका औपचारिक होता है। मैं केवल एक कीवर्ड्स बताता हूं, जब भी कभी औपचारिक के बारे में आया, अनौपचारिक के बारे में आए, तो किसी चाहे नियंत्रण से हो, चाहे समाज कार्य से हो, किसी भी टॉपिक से हो, याद केवल ये रखिएगा कि यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से होंगे, यहाँ आप फेस टू फेस होंगे, ताकि आपको बताऊँ यहाँ पे जो नियम होगा वो रूल रेगुलेशंस, नियम कानून, एक सिस्टम होगा, काम करने का तरीका होगा। आप काम करेंगे तो उसको एक जगह किसी संस्था में बैठा के उसको पहले ये बता देंगे कि हम भाई इस जगह पे आपकी क्लास लेंगे, हम इस जगह पे आपके साथ जो एक थेरेपी देंगे, ये सारी चीज़ें पहले निर्धारित हो जाएगी। एक नियम से काम होगा औपचारिकता में, और औपचारिकता में नियम नहीं होता है, जो जहाँ मिल गया वहीं पे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, वो अप्रत्यक्ष की प्रक्रिया मानी जाती है। तो औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था भी होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें नियम कानून है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। औपचारिक, उसके बाद आता है एक अनौपचारिक।
अनौपचारिक नियंत्रण वो होता है कि जिसका कोई सामाजिक समूह और उन कल्याण के लिए करता है, जिसमें अवहेलना करने वाले को समाज में निंदा और बहिष्कार करता है। मतलब ये अप्रत्यक्ष है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है ना। आज मैंने अगर क्लास लिया, ठीक है भाई, कल पता नहीं क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा, यह अनौपचारिकता का पार्ट बन गया। ये डन है कि कल मैं आप लोगों की 8 PM पे आप सबकी जो है क्लास चलेगी यूनिट नंबर 5 SGPGI के संबंध में, तो ये तो डन है, ये आपकी औपचारिकता बन जाएगी। ठीक है, ये केवल कीवर्ड्स है, बस इसके अंतर कुछ भी लिखा रहे। देखिए अब यहाँ पे प्रथाएं हैं, लोकाचार है, नैतिकता है, धर्म है, परिवार है, जनमत है, अलिखित नियम है। तो बताओ ये कहाँ से बनेगा औपचारिक? जाहिर सी बात है ये अनौपचारिकता नियंत्रण का ही पार्ट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट 2 शब्द हैं, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में खासकर। तो ये है सामाजिक नियंत्रण। आप देख सकते हैं सामाजिक नियंत्रण के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को भी बताया भी है। आप देख सकते हैं और भी परिभाषाएं हैं। बोगार्ड की परिभाषा सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसमें एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, वो सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बन जाता है। सामाजिक नियंत्रण के कार्य बन जाएंगे इधर, लेपियर का फिर यहाँ पे टाइप बन जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। सामाजिक नियंत्रण यहाँ पे समाप्त हो गया है। किसी को कुछ पूछना है सामाजिक नियंत्रण में तो पूछ सकता है, पूछना है कुछ पूछ सकता है। कुछ पूछना है किसी को सामाजिक नियंत्रण में? नहीं सर। तो ये है जितनी बातें मैंने आपको बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉपी अगर आप बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है जी। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर जैसे अभी आपने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताए, सत्तावादी, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, तो रिपीयर ने दिए। लेकिन इसके अलावा जो औपचारिक और अनौपचारिक आपने बताया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो इसमें भी किसी नहीं का समाजशास्त्री का नाम आता है? नहीं सर, नहीं। लेपियर प्रजातांत्रिक ही, सत्तावादी मतलब और लोकतांत्रिक ही है। सत्तावादी है ये बेसिकली, सत्तावादी एक लोकतांत्रिक, ये 2 ही टाइप बताया है लेपियर। बाकी सामाजिक नियंत्रण का एक सामान्य मुख्यता की बात की गई है, बेसिक बुनियादी की बात की गई है, तो उसका कोई नाम नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सामाजिक नियंत्रण नाम नहीं आता कोई, ठीक है, वो समझ लो। और कोई बच्चे पूछ सकते हैं मुझसे सामाजिक नियंत्रण के बारे में? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो सोशल चेंज पे आते हैं। सोशल चेंज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शब्द है ये सामाजिक परिवर्तन को लेकर। और सामाजिक परिवर्तन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों से ये हर एक टॉपिक, मतलब कह दो कि अगर हर एक एग्ज़ाम, सॉरी टॉपिक कहने के बजाय एग्ज़ाम कहना चाहिए था, हर एक एग्ज़ाम में जो है सामाजिक परिवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन बेसिकली परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात आप जानते हैं। और संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्थिर रहता हो, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन सदैव होता रहता है। इस बात से आप लोग भलीभांति तरीके से रूबरू हैं और यही प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। सॉरी यार, क्या कहलाती है बताइए जरा एक बार। सोशल चेंज सर। हाँ, परिवर्तन है ना, वेरी गुड। तो कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाया करें और एक्टिव रहेंगे तो बता देंगे मुझे, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन बेसिकली क्या है? ये समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत और एक कठिन विषय है, एक कठिन विषय है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक समाज और एक परिवर्तन। समाज का मतलब समाज से संबंधित होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन का अर्थ अगर हम बात करते हैं चेंज से, जहाँ पे भिन्नता का होने की बात करता है, जहाँ पर भिन्नता होने की बात करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सामाजिक परिवर्तन का दोनों का अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया ही सामाजिक परिवर्तन कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, सामाजिक नियंत्रण भी एक प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं कि सामाजिक नियंत्रण प्रक्रिया नहीं, प्रोसेस है ये काम करोगे तो समाज में बदलाव होंगे, सकारात्मक प्रक्रिया आएंगी। सामाजिक सामुदायिक संगठन भी एक प्रक्रिया है, सामाजिक समूह कार्य भी एक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत समाज कार्य भी एक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन, क्या बताया था सर अभी अपने ये परिभाषा? सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन, हाँ, यहाँ परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने वाले से ही सामाजिक परिवर्तन का पार्ट बनता है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जहाँ पे स्थान और परिस्थिति के अनुसार
उसकी गति या तेज को कम करती है, मतलब गति देती है यानी तीव्र करती है या कम करती है। तो स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्थान और परिस्थिति बता रहा है। और अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो शाब्दिक दृष्टिकोण में समाज में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन करता है, और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। शाब्दिक दृष्टिकोण समाज में होने वाला परिवर्तन पूछा जाता है, और यही आपका सही होता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। हालांकि सन 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के समाजों में हो रहे जो तीव्र परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों के अध्ययन में प्रारंभ से ही समाजशास्त्र में रुचि स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। ऑगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि ऐसे प्रारंभिक विद्वान रहे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कृतियां का मतलब होता है किताबें, पुस्तकें लिखा, और उन किताबों में परिवर्तन के प्रति अपनी रुचि को स्पष्ट रूप से दिखाया है, परिवर्तन को। और वो परिवर्तन शाब्दिक दृष्टिकोण है, जो समाज में होने वाला परिवर्तन है, उनके बारे में बात किया है। ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे थे वो, टालमी के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही थी कि ये परिवर्तन होगा, घर्षण होगा, ठीक है, रिवोल्यूशन होगा, ठीक है, परिभ्रमण होगा तो कोई परिवर्तन होगा, गति होगा, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे शाब्दिक दृष्टिकोण था, ठीक है, याद रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन के कुछ यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं। अच्छा, इस परिवर्तन में एक किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम था उनका, आगबन। क्या नाम था उनका, आगबन, WF आगबन। इनकी किताब का नाम क्या है, कौन बताने वाला बच्चा है, बताइए जल्दी से। सोशल चेंजेस। कब, वर्ष बताएं जल्दी से। 1922। वेरी गुड। 1922 में इनकी किताब आई, सोशल चेंज किताब आई, और सोशल चेंज किताब में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का भिन्न स्वरूप बताया था। और बेसिकली इस सोशल चेंज में जो चेंज शब्द है वो अल्टरेशन शब्द है, वो एक मॉडिफिकेशन शब्द है, जहाँ परिवर्तन किसी भी वस्तु, विषय और विचारों में समय के अंतराल से उत्पन्न हुई भिन्नता जो कहलाती है वो परिवर्तन कहलाती है। तो परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है जो जैविक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, 3 जगत में पाई जाती है। परिवर्तन कितने जगत में पाई जाती है, 3 जगत में। तीनों जगत का नाम बताइए। भौतिक, बिल्कुल, जैविक, सामाजिक, जैविक। वेरी गुड, शाबाश। तो जब परिवर्तन शब्द के सामाजिक शब्द को जोड़ दिया जाता है तो वहां पे एक नियम बन जाता है कि सामाजिक परिवर्तन को हम संपूर्ण परिवर्तन का एक भाग के रूप में देखने लगते हैं। तो परिभाषा के रूप में एक विद्वान आए, उनका नाम था मैकआइवर पेज। इन्होंने कहा है कि इसका कहना है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं, और सामाजिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन। बहुत बढ़िया। मैकआइवर पेज का कहना है कि हमारा अर्थ जो बनता है वो प्रत्यक्ष संबंध से बनता है। प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है। प्रत्यक्ष संबंध किससे हो सकता है बताइए जरा एक बार, सामाजिक संबंध से होगा। लेकिन सामाजिक नियंत्रण में मैंने अभी आपको रूढ़िवादी लोक रीतियां वगैरह बता रहा था तो अप्रत्यक्ष में बता रहा था, लेकिन यहाँ पे सोशल चेंजेस है और सोशल चेंज ही सामाजिक संबंधों को प्रत्यक्ष बताता है। अतः केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं कह सकते। और सामाजिक संबंध में परिवर्तन होगा तो ही सामाजिक परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, इनका कहना है कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों को उत्पन्न करता है। एक एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। लास्ट टाइम चल रहा है 19 तारीख, यानी आज 20 तारीख मान लीजिए हो गया है। 10 दिन इसमें, 5 दिन उसमें, केवल 15 दिन का समय है। और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ बस। सामाजिक परिवर्तन से इनका कहना है कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों से उत्पन्न होता है, वही सामाजिक परिवर्तन है। बस जहां संगठन अर्थात स्ट्रक्चर और कार्य में उत्पन्नता दिखाने को मिल रही है या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वही सोशल चेंज है। बस ये थी परिभाषा के माध्यम से आपने सोशल चेंजेस के बारे में देखा। इसकी क्या विशेषता हो सकती है?
इसकी विशेषता समाज में अगर हम बात करें तो मौलिक तत्व है, जहाँ पे परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व होने के नाते सभी समाजों में परिवर्तन निश्चित ही होता है। यह संभव है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की मात्रा भिन्न है, परंतु सामाजिक परिवर्तन के ना होने की कोई संभावना ही नहीं बनती। समाज निरंतर परिवर्तनशील रहता है, यह आप विशेषता के रूप में नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है, ये बात आप जानते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन की गति उसके समाज की वैल्यू और मान्यता पर निर्भर करेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें भिन्नता पाई जाती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति दो बच्चों के वृद्धि और विकास पे जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें भिन्नता पाई जाती है ना। 14 साल में वो हो सकता है क्या नाम है 2 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है 14 साल की उम्र एज में उसी दिन बच्चा वो पैदा हुआ जो है 1 ही सेंटीमीटर बड़ा हो। तो परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन की गति में भिन्नता बताई जा रही है, ये तो सिंपल है। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन की जो मापन प्रक्रिया है वो संभव नहीं है। बताइए कैसे संभव नहीं है? कोई बता सकता है यहाँ पे क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सर इसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा होते हैं ना। डायमेंशन मतलब विकट क्या? हाँ मतलब सर ये अमूर्त रूप है ना, अमूर्त। हाँ, ये आपका सही रहेगा। हाँ, ये हाँ। अमूर्त आपका शब्द सही रहेगा। अमूर्त के साथ मैं कहूँगा, अमूर्त तो उतना सामाजिक परिवर्तन के लिए ठीक तो है ही है, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं आता जितना पॉजिटिव गुणात्मक पक्ष आता है। यहाँ पर गुणात्मक पक्ष आता है, क्योंकि गुणों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं होता है। गुण के आधार पर बात की गई। गुण में मैं आपसे कहूँ, मापन प्रक्रिया जैसे कि अगर उसका बिहेवियर ही है तो हम बिहेवियर को ऑब्जर्व, जैसे अगर एक बच्चा है बार बार अगर किसी को मारता है तो सोशल वर्कर हमेशा याद रखिएगा कभी ये इस तरीके से नहीं करता कि 3 बार बच्चे को मारा, 4 बार बच्चों को मारा दिन भर में, यानी मतलब 1 घंटे में अगर मैं बात करूँ तो 7 बार बच्चों को मारा, ऐसे नहीं यूज करता सोशल वर्कर। वो टैली मार्क का यूज करता है सोशल वर्कर, फ्रीक्वेंसी यूज करता है सोशल वर्कर। तो वो गुणात्मक है। जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे है, जहाँ पे मापना संभव नहीं है ना, वहाँ गुणात्मक है, और गुणात्मक ही आवृत्ति बनाता है। और रीज़न आपने बता दिया अमूर्त होने के कारण, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा इस वजह से। लेकिन आपको अगर मैं कहूँ, कभी कभी जब डिबेट होती है, कुछ चर्चा पर चर्चा होने लगती है, भाई क्यों नहीं दिखाई देता हमें? कुछ चीज़ें तो दिखाई देती है, जैसे वृद्धि दिखाई दे रही है एक बच्चे में। भाई एक बच्चे में दिखाई दे रहा है ना, समाज रूप से संपूर्ण तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, अद्वितीय, यानी व्यक्तिकरण का सिद्धांत पाया जाता है हर एक व्यक्ति में। तो इसलिए उसके विचार अलग होंगे, उसकी मनोवृत्तियाँ अलग होंगी, उसका रीति रिवाज अलग होगा। तो संभव नहीं है कि हम उसका ऑब्जर्व कर सकें, उसका मापन कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब गुणात्मक इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और रीजन बता दिया कि आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, 1 घंटे में बच्चा कितनी बार मारा है, 7 बार मारा है, तो आवृत्ति की बात करते हैं कि 1 घंटे में, जैसे हमने लिख दिया, या तो टैली चिन्ह का प्रयोग कर लिया आपने, ये 5 बन गया, 2 बार इस तरीके से लिख लिया, या तो आपने एक बिहेवियर फॉर्मेट होता है, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, वहाँ पे दे दूंगा, लिखा है कि आपने लिख सकता है कि इतने समय में, मतलब टाइम लिखते हैं आप यहाँ पे, टाइम मतलब 2 से 3 बीचे में मारा है। अब ये चाहे 2 बार मारा हो, चाहे 4 बार मारा हो, चाहे 5 बार मारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 2 से 3 टाइम में मारा था। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करती है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी आप ऐसे मत कह दीजिएगा कि बच्चों को 3 बार मारा है, 2 बार मारा है ना, ऐसे मत बोल दीजिएगा किसी से, गलत हो जाएगा ये। हम लोग बेसिकली यही शब्द यूज करते हैं, हम लोग को बोलते हैं टाइम में भाई मारा, मतलब मारा इसने कितनी बीच मारा। भाई ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वाला बच्चा है और ASD वाला बच्चा है, उसने हिट किया होगा, तो आप कह सकते हो कि मैंने आधे घंटे का सेशन लिया, उसमें बच्चों को मारा है ना। अब उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे, चाहे आप रिवॉर्ड दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप उसको काम करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। भाई क्या कर सकते हो भाई? अभी हो सकता है NTA UGC नेट की कट ऑफ हो सकती है भाई कम आ जाए, मान लीजिए 120 ही दे दे इस बार जनरल की परिवर्तन। अब ये तो कहना उचित ही नहीं, ये परिवर्तन नहीं, इसकी भविष्यवाणी तो किया ही नहीं जा सकता है कि नहीं। तो भाई कैसे हो सकता है? उसकी कभी कुछ भी हो सकता है,
है ना, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब आप लोगों में से कुछ ऐसे महान भाव होते हैं, कोई बात नहीं सर, आपका बच्चा तो 110% ठीक हो जाएगा। अब बच्चे के अंदर एसोसिएटेड कंडीशन के आधार पे बात करूं तो डिसेबिलिटी एक प्रकार की है, जिसको हम लोग बोल देते हैं भैया कि आईडी के साथ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ अगर हमने बात किया, उसके साथ क्या है, डाउन सिंड्रोम। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ डाउन सिंड्रोम की बात मैं कर रहा हूं, तो एसोसिएटेड डिसेबिलिटी अभी इस बच्चे की कंडीशन जन्मजात पाई जाती है, तो कैसे आप ठीक कर सकते हो भैया? आपने गारंटी ले लिया। सोशल वर्कर ऐसे लोग होते हैं, बोल देते हैं, और ऐसा कहना उचित नहीं। आप वहां पे ये बोलिए कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, और आप देख ली भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और सकती है ये शब्द सोशल वर्कर अगर बोलता है तो बहुत अच्छा काम करता है, वही प्रोफेशनल सोशल वर्कर है। ये हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है, इस तरीके की बात आप करिए तो बहुत बेटर है। आगे बात करें, सामाजिक परिवर्तन एक चक्र है, या चक्र का मतलब, चक्रवात का मतलब ये नहीं भूकंप आ गया, चक्रवात का मतलब था चक्र में चलता है, एक क्रम में चलता है, नियम में चलता है, और रेखीय के रूप में भी चलता है सामाजिक परिवर्तन। तो अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से कि सामाजिक परिवर्तन के जो चक्रीय सिद्धांत है, जो रेखीय सिद्धांत है, सेरोकिन की किस तरीके से भूमिका हुई है, काफी इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है, वहां पर मैं समझाऊंगा आपको। तो आप ध्यान रखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन जो होगा वो चक्र के रूप में भी होता है और रेखीय रूप में भी होता है, दोनों आपका सही रहेगा, ठीक है, दोनों आपका सही। और चक्र का मतलब ये हो भाई, अगर पहले किसी सेवार्थी, अगर मान ली एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा मोटिव, मोटिव मतलब होता है प्रेरक, प्रेरक मतलब प्रणोद, प्रणोद मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे ओसीटी की एक थ्योरी आई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और बीएफ स्किनर ने बिल्ली पर किया था, सॉरी चूहे पर किया था, किस पर किया था, चूहे पर किया था। तो चूहा यहाँ पे क्या था, हैंगर था, यानी भूखा था, और भूखा ही मोटिव हुआ, और ये एक प्रकार का चक्र है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हुआ, उसके अंदर हलचल मची, हलचल हुआ, और जब हलचल हुआ तो वह प्रक्रिया किया, प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया क्या हुई, प्रतिक्रिया लीवर दबा रहा था, चूहा क्या कर रहा था भाई, उस बॉक्स का लीवर दबा रहा था बार बार, और जब लीवर दब जाता है तो उसके बाद वो गेट खुल जाता है, तो जब जैसे गेट खुलता है तो उसको फिशेस के कुछ टुकड़े रखे होते हैं, फिश के, मछली के टुकड़े रखे होते हैं, वो प्राप्त कर लेता है। तो ये प्राप्त करना यहाँ पर क्या हो जाता है, वो उसके लिए पुनर्बलन बन जाएगा। यहाँ पर पुनर्बलन का शब्द कह लीजिए, या तो उसका कह लीजिए भूख समाप्त होगी, या संतुष्टि कह लीजिए, ये प्रक्रिया। तो ये चक्र में बना है, मोटिव हुआ, हलचल हुआ, प्रतिक्रिया, फिर भूख लगेगी, फिर भाई भूख, अरे भाई अगर जैसे खा लिया तो कुछ समय के लिए भूख समाप्त होगी, फिर भूख लगी, फिर आपकी मोटिव चलना स्टार्ट, फिर हलचल होगी, फिर प्रतिक्रिया होगा, फिर संतुष्ट होगा। ये चक्र है। इसी तरीके से चक्र में चलता है सोशल चेंजेस, इसी तरीके से एक रेखा में भी चलता है सोशल चेंजेस, ये चक्र है ना। वही बात करें तो सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिकता भी होती है, अर्थात परिवर्तन सभी समाजों में होता है। इस बात से आप सहमत हैं? किसी समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है तो किसी में बहुत तीव्र गति से होता है, कह सकते हो, है ना भाई। ये सारी चीजें, परिवर्तन अनिश्चित होता है, मतलब जैसे अगर हम बात करें अनिश्चित हो नहीं, यहाँ पे बात करें अनिश्चित होता है, तो कभी निश्चित तो होता ही नहीं भाई। अनिश्चित का मतलब देखिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कि पूर्व में कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन की स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पूर्व का मतलब ये नहीं कि ईस्ट वाला पूर्व है, पूर्व का मतलब बिफोर वाला है, ये पहले में बताया गया है। कहा गया कि इस सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन के समय परिवर्तन की दिशा और परिवर्तन परिक्रमण के रूप में अनिश्चित होता है। तो भाई परिवर्तन का समय अनिश्चित है, परिवर्तन की दिशा अनिश्चित है, परिवर्तन का, अब ये मत सोचिएगा कि सूरज एक दिन पश्चिम से भी उगेगा, है ना, यह असत्य है। और यह सत्य है कि सूरज पूरब से ही उगेगा, है ना, इस बात को, ये सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक है, सत्य है। सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना भी है। जैसे अगर हम बात करें, सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष के जीवन में होने वाला परिवर्तनों से नहीं है। मतलब यहां पर यह बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है भैया, किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ किसी विशेष समूह से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन पूरे समुदाय से है, पूरे समाज से है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है, किसी पर्टिकुलर समूह से नहीं है। अच्छा, यहाँ पे समूह ही व्यक्ति को, अच्छा आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर विशेष समूह की बात ना करके यहाँ सामान्य समूह की बात करता
तो भी आप रख सकते थे पार्ट, वो पार्ट बनेगा, परंतु व्यक्ति में विशेष तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। समूह का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि समूह में 8-10 लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, तो ये पार्ट बनेगा सामान्यता के रूप में, लेकिन विशेष के रूप में नहीं बनेगा, क्योंकि विशेष साफ शब्दों में बता दिया है ट्रेकर ने कि जो समूह के सदस्य होंगे वो व्यक्ति कहलाते हैं, वो सेवार्थी कहलाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, वो विशेष शब्द को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेकर ने ये बात को कही है, याद रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, ये भी आप जानते हैं। जटिल का मतलब क्या होता है? कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कारण क्या बता रहा है कि उसका जो प्रकृति वो गुणात्मक होती है, और जब गुणात्मक होगा तो जाहिर सी बात है इसका मापन नहीं हो सकता। भाई गुणात्मक चीज़ों का मापन थोड़ी होता है, मात्रात्मक चीज़ों का मापन होता है। भाई कोई चीज़ है, कितनी है? मैंने कहा कि भाई 7 पेन है, 4 बुक है, ये आपने क्या बताया है भाई? हाँ, मात्रात्मक चीज़ें। आपने 3 पेड़ बता दिए, 3 ट्री बता दिए। अब इन्हीं 3 बुकों के बारे में विशेषता बता रहे हो, 7 पेन की विशेषता बता रहे हो, उनके महत्व, उनके कार्य को बता रहे हो, उद्देश्य को बता रहे हो। 3 जो 3 ट्री हैं, जो पेड़ है, उनकी विशेषता बता रहे हो। उससे भाई क्या है? वायुमंडल है, मतलब यहाँ पे जो है शुद्ध वातावरण मिलता है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें जब व्याख्या करने लगते हैं तो आपको ये विशेषता को बताती है। तो यहाँ पे उसके गुण बता रहे हो आप, तो जब गुण बताओगे तो जटिल चीज़ें बन जाती हैं, तो संभव ही नहीं है इसका मापन किया जा सके, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, संभव ही नहीं है इसमें। यहाँ पे तो लिखा भी देखो, नाप तोल नहीं सकते हो, बस 3 पेन बोल दिए, नाप दिए, मात्रात्मक हो गया। उसकी विशेषता को बताने लगोगे ना तो मात्रात्मक नहीं होगा, वो गुणात्मक हो जाएगा, फिर बदल जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई भारत की राजधानी क्या है? आपने बोला दिल्ली। अब भारत की राजधानी दिल्ली ने बताया आपने, ये आपका विचार है, ये अभिसारी है, या आपने एक जवाब दिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप दिल्ली पर एक निबंध लिखो, तो आप लोग अलग अलग तरीके से जवाब दोगे, है ना। अलग अलग निबंध लिखोगे, इससे आप अलग अलग निबंध लिखोगे दिल्ली पर। यह अपसारी है, इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं, और अपसारी ही आपका क्या कहलाता है? गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बात करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन के टाइप। देखो उद्य विकास टाइप वगैरह को लेकर उतना चर्चा तभी तक नहीं देखने को मिली है, परंतु आप थोड़ा सा इसको देख रहिएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, मुझे आज समाप्त करना है यूनिट नंबर 4। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा, समाजीकरण, ठीक है। समाप्त कर लेंगे तो हम सब के लिए ही फायदा रहेगा, है ना। समय कम है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा हम सबको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के बारे में, तो उसके टाइप को लेकर, तो देखिए एक डार्विन ने प्राणी की संरचना, शारीरिक संरचना के होने के वाले परिवर्तन को उद्य विकास का नाम दिया था। तो अगर कोई कहे कि भाई उद्य विकास क्या है, उद्य विकास में अगर जो सामाजिक परिवर्तन की बात किया गया, जहाँ पे सामाजिक विकास की बात किया गया है, ये शरीर की रचना के आधार पर किस विद्वान ने बताया है, तो उसका नाम डार्विन लगाइएगा। एक फैक्ट तो आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात करें, इसी के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक उद्विकास कह दिया। अब देखिए, जब शारीरिक रचना में होने वाला परिवर्तन था वो उद्विकास कहलाया, तो डार्विन ने कहा, और डार्विन के ही आधार पे स्पेंसर ने बोल दिया कि भाई सामाजिक जीवन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक उद्विकास हो जाएगा। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे ये मत कंफ्यूज में होइएगा कि डार्विन ने पहले दिया है, स्पेंसर ने बाद में दिया है। हाँ, डार्विन ने पहले दिया है, स्पेंसर ने बाद में दिया है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम में ये प्रश्न भी नहीं आने वाला है कि प्रथम किसने किया है, समाज जो है प्रकार, प्रथम किसने बताया है उसके प्रकार। क्या कहा है स्पेंसर ने? भाई सामाजिक जीवन में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामाजिक है, और शारीरिक रचना में होने वाला परिवर्तन जो है वो उद्विकास है। उद्विकास किसने बोला? डार्विन ने। और सामाजिक उद्विकास किसने बोला? स्पेंसर ने। ठीक है मैडम, ठीक है। एक देखिए प्रगति का है। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की दिशा में जाता है। तो मतलब समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य यानी टारगेट की दिशा में जा रहा है। तो यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है लेकिन वह लक्ष्य समाज विरोधी हो, तो ऐसे परिवर्तन प्रगति नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे इम्प्रूव होता है, जहाँ पे प्रगति होता है, जहाँ पे अच्छे कार्य होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सामाजिक मूल्यों के अनुसार से काम होता है, वो आपका प्रगति कहलाती है। तो एक प्रगति के आधार पर भी आप टाइप बना सकते हो, है ना। तो आप देख लीजिए वर्तमान युग में प्रगति का जो संबंध बताया जा रहा है उन परिवर्तन से लिया गया है कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध रूप से लाए जाने वाली प्रक्रिया को।
बस ये प्रगति का एक सामाजिक परिवर्तन का टाइप बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था में अगर योजनाबद्ध कोई कार्यक्रम बनाओगे तो प्रगति होगी समाज में, चेंजेस हो गए पर समाज में। सांस्कृतिक के आधार पे आप बात करोगे तो भी चेंजेस हो जाएगा वो पार्ट में, है ना, ये चीज़ें बन जाएगी। विकास आप जानते हो धीरे धीरे डेवलप होते हुए आज अगर हम महिला जो है मानव के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो सशक्तिकरण की प्रक्रिया हमें लास्ट में देखने को मिलती है। और ये काफ़ी बार मैंने आप लोगों से समझाया भी है कि जो अंतिम प्रक्रिया मानी जाती है वो सशक्तिकरण की मानी जाती है। एग्ज़ाम में आपका भी 2022 में पेपर में पूछ लिया गया 1 अक्टूबर को। मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि ये प्रश्न आएगा भी और आया भी था, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पढ़े हुए बच्चों को कोई भी प्रश्न शायद उसमें से गलती नहीं किया होगा। तो अगर हम बात करते हैं विकास के रूप में होने वाला जो परिवर्तन बताया गया वो विकास और प्रगति से अलग होता है। तो सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो नई प्रौद्योगिकी की सहायता से जब हम उत्पादन और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब ऐसे परिवर्तन हमें विकास के रूप में देखने को मिलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं विकास का पार्ट है ये। किसका पार्ट है ये? विकास का पार्ट है ये प्रक्रिया बन जाती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आगे देखते हैं और यहाँ पर हमारे सामने क्रांति है। क्रांति भी एक सामाजिक परिवर्तन का ही टाइप बन जाता है, प्रकार बन जाता है। इसके माध्यम से भी हम चेंजेस कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्रांति के माध्यम से हम अधिनियम, संशोधन, कानून वगैरह में भी कर सकते हैं परिवर्तन। अनुकूलन भी अगर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रतिकूल जैसी सामाजिक अगर असामाजिक या असामाजिक तथ्य जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और उसमें आप परिवर्तन या वांछनीय व्यवहार के माध्यम से आप परिवर्तन लाते हैं तो वो अनुकूल प्रक्रिया बन जाती है। और अनुकूल का मतलब होता है समानता, यानी समान एक्टिविटी के काम करते हैं तो वो भी सामाजिक परिवर्तन का ही काम करने लगती है। तो टोटली मैंने परिभाषा में बोल दिया था आप लोगों से कि इसका मतलब है केवल उन परिवर्तन से जहाँ पे सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में होते हैं, वही सामाजिक परिवर्तन होता है। वह अनुकूलन को बताता है, वही अनुकूलन बताता है। उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। देखिए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP करके नोट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये आप लोगों को 110% ये बहुत ही फेमस सवाल है मेडिकल सोशल वर्क का। MPPSC में उत्तराखंड में पूछा जा चुका है ये मेडिकल सोशल वर्क में। तो एक चक्रीय सिद्धांत होता है, एक रेखीय सिद्धांत होता है, 2 भागों में डिवाइड हुआ है और इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सामाजिक परिवर्तन में जो चक्रीय सिद्धांत होता है घूमकर पुनः वहीं पहुंच जाता है, जैसा कि मैंने अभी चक्र के बारे में बताया था कि यहाँ पे मोटिव और जैसे ही संतुष्ट होता है फिर भूख लगती है, फिर हलचल होता है, फिर अनुक्रिया करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर उद्दोलन या एक प्रकार से संतुलित जो है संतुष्टि जो प्राप्त होता है वह प्रक्रिया चल जाती है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे घूम के आना चक्र में। प्रकृति से के रूप में देखते तो ऋतु का एक चक्र के रूप में चलता है। भाई एक सर्दी है, गर्मी है, वर्षा ऋतु, बाद में ये एक बार फिर ऐसी आती है, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर वर्षा, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर वर्षा, ये चक्र चल रहा है। इसी प्रकार से रात दिन का भी चक्र चलता है, ये भी आप जानते हैं, पहले रात फिर दिन, फिर रात, फिर रात, फिर दिन, इस तरीके से चलता है। वहीं अगर हम बात करें तो पुराने भी जन्म और मृत्यु के दौर से गुजरते रहेंगे, तो ये प्रक्रिया चलती है एक प्रकार से। ये सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे इसी में। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि परिवर्तन इस चक्र को कई विद्वानों ने समाज पर भी लागू किया। कैसे? देखिए परिवार, समाज और सभ्यताएं जो होती हैं उत्थान और पतन के चक्र में चलते हैं, गुजरते हैं। आप कहते हो ना समय सही नहीं चल रहा है, फिर समय आपका सही आ जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? आज समय सही नहीं है ना, कल तो समय आपका सही होगा। हो सकता है राशि में दोष हो। आज आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं भाई, कभी तुला राशि देखना शुरू कर दिया, क्यों रितिका मैम? हैं कभी मेष राशि, कभी कन्या राशि जब पढ़ते हैं तो भाई कहते हैं कि आज समय सही नहीं चला, फिर बाद में आपका समय सही हो जाता है। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट वगैरह है कि नहीं, कि आप लोग लेफ्ट, मैं लेफ्ट हो चुका हूँ? यस सर। नहीं ठीक है। फिर वही चीज़ें चलती हैं। अब ये समाज के दृष्टिकोण से बात किया गया तो यहाँ पे देखिए सामाजिक परिवर्तन के जीवन चक्र में अगर चक्रीय सिद्धांतकारों की बात करूँ तो आप सबसे पहला नाम लगाइएगा सेरोकिन का, और उसके बाद देखिए स्पेगलर, टर्नबी और पैरेटो। तो आपको मैं बता दूं यही 4 प्रमुख हैं, और 4 में मैंने पेपर में भी क्वेश्चन देखा है, पैरेटो, टर्नबी और स्पेगलर का नाम नहीं आता है, केवल सेरोकिन का नाम आता है, और वही सही जवाब होता है, सेरोकिन का ही। ये चक्रीय सिद्धांत के बारे में। वहीं अगर आपको बताऊं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो आगे बढ़ता हूं स्पेगलर के बारे में, थोड़ा सा आप समझेंगे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके। तो स्पेगलर ने जब बताया तो इनकी एक किताब आई ओसवाल्ड स्पेगलर ने, का नाम है 1918 में जो किताब लाया द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट।
इस किताब में इन्होंने कहा कि जो समाज में परिवर्तन होता है वो चक्र के माध्यम से होता है, वो चक्र के माध्यम से होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता है। ये बात इन्होंने कहा है। कौन सी किताब में? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में इसमें इन्होंने आलोचना किया है। आलोचना के माध्यम से जब आलोचना का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आलोचना मैंने कई बार बोल चुका हूँ। कुणाल सर? सर उस जो थ्योरी उस समाजशास्त्री ने दी है, उस समाजशास्त्री की मतलब उसकी विरोध में कुछ एक बातें कहना। हाँ, उसके विरोध में बातें कहना। हाँ, शाबाश। उसको भी मानते हुए, उसको आधारभूत रखते हुए, फिर भी अपने तथ्य से उसकी बात को बहुत हद तक काटना। बहुत बढ़िया शब्द आपने बोला। और यही मैं आपको बता दूं, ऐसे ही पेपर में लिखा रहता है, क्वेश्चन में जो शब्द इन्होंने बोला है ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है, ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आपको बता दूं, उनकी बातों को मानते हुए उनके विरोध में कुछ अपने शब्दों को प्रस्तुत करना ही एक प्रकार के आलोचना का पार्ट बनता है। और उसका थ्योरी गलत ना कहना। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप सर गलत तो नहीं कह रहे हैं, परंतु ये भी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने मेरी बातों का आलोचना किया, और ये आलोचना करनी चाहिए। आलोचना हर चीज़ करती है। थ्योरीज में आलोचना होती है, सिद्धांत में आलोचना नहीं होती, थ्योरीज में होती है। और इस स्पेलर की थ्योरी है, और ये थ्योरी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, याद रखिएगा। ये चीज़ें हैं सन 1918 के। तो इतनी बातें बहुत हैं आप लोगों के लिए, ज़्यादा डीप में ना जाए। आगे बात करें, नोट भी करते रहेंगे कॉपी में, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में फिर आएगी। टर्नबी का जो सिद्धांत था, टर्नबी ने कहा कि भाई ये अच्छा, ये अंग्रेज के इतिहासकार है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला कि कहाँ के इतिहासकार हैं, इसको छोड़ दो। यहाँ पे अगर हम बात करें, इनकी किताब आई द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टर्नबी की किताब थी। और इन्होंने इसमें सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उस किताब का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताना है आप लोगों को, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। क्लियर रहेगा? और ये किताब की बात अगर हम जब करेंगे तो नाम आता है टर्नबी का। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला इन्होंने कि विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करने के आपने जो सभ्यता का विकास काम किया है, उस विकास का एक संबंध में प्रतिमान ढूंढना, सिद्धांत का निर्माण करना। और टर्नबी का सिद्धांतों को चुनौतियों एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है कि चुनौतियों और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? टर्नबी के सिद्धांत को ही कहा जाता है। बेसिकली ये सिद्धांत वही है जो चक्रीय सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, वही सिद्धांत है ये। बात आगे करेंगे। और पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटो ने एक किताब लिखा माइंड एंड सोसाइटी करके, और इसमें अभिजात वर्ग की बात किया, अभिजात का मतलब कुलीन वर्ग की बात किया, और इस सामाजिक परिवर्तन में चक्र का सिद्धांत दिया। परिभ्रमण का सिद्धांत इसको कहा गया, और इस परिभ्रमण का सिद्धांत मतलब अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है ये। और यही सिद्धांत माइंड एंड सोसाइटी किताब में लिखा गया। और आपको बता दूं, सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार को समझाया है इसने। तो यानी वर्ग व्यवस्था में तो एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। तो दो ही समाज बताया, एक उच्च और एक निम्न। लेकिन आप लोग आजकल फॉर्म भरते हो तो एक मध्यम वर्ग भी लिखते हो, है ना? मीडियम क्लास के लोग हैं हम लोग, ऐसे ही बोलते हो ना। लेकिन आप देख सकते हो पेरेटो ने इस तरीके से बोला है, विल्फ्रेड पेरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी की किताब में पेरेटो ने क्या बोला कि दो वर्ग दिखाई देते हैं समाज परिवर्तन में, एक उच्च और एक निम्न। हाँ, मध्यम वर्ग को इसने गायब ही कर दिया। गायब करने का मतलब उसके बारे में व्याख्या नहीं किया, बस मध्यम वर्ग है, इसका मतलब नहीं कि उसके समय मध्यम वर्ग नहीं था, केवल दो ही में परिवर्तन होता, मध्यम वर्ग में नहीं परिवर्तन होता है। इनका कहना ये था, स्टेटमेंट है, इनका विचार है ये। बात करते हैं सेरोकिन के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेरोकिन इज द राइट एंड। इसका सही जवाब आपको बता दूं अगर मैं आप लोगों को, ये किताब नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक, ये किताब किसकी है? बोलिए। हाँ, पिटरिन सेरोकिन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और पिटरिन सेरोकिन की अगर हम लोग बात करें तो यह किताब कब लाई गई थी, कब लॉन्च की गई थी, कौन बताएगा मुझे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में बताना ज़रूरी है मुझे। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक की बात मैं कर रहा हूँ, नोट करिए। 1937 इज द राइट आंसर होगा वहाँ पे।
जब आपसे पूछेगा कि सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक की किताब का नाम, तो आप लोग सीधा बताइएगा कि पेट्रिम सेरोकिन सन 1937 में ये किताब लिखा और उस किताब में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। अपने चक्रीय सिद्धांत में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने फिर मार्क्स, पेरेटो और वेवलिन के परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना कर दी। लो भाई, मार्क्स को, पेरेटो को, वेवलिन के जो भी परिवर्तन सिद्धांत थे उनकी आलोचना कर दिया और उनका मत ये था कि सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव के रूप में पेंडुलम घड़ी की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है, वही सामाजिक परिवर्तन है। पेंडुलम घड़ी कितने लोग जानते हो? सिर्फ जानते हैं। हाँ, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत पेंडुलम घड़ी की भांति, ये याद रखने वाली बात है। ये सांस्कृतिक गतिशीलता में पेंडुलम जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जो सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक गतिशीलता पर एक अहम भूमिका निभाता है, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग नोट कर लीजिएगा सामाजिक परिवर्तन में यहाँ पे जो मैंने नाम बताए हैं उनके नाम, जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछने या देखने को मिल सकते हैं। और एक अगर मैं आपसे बात करूं, एक पेंडुलम की गतिशीलता कैसी होती है? गैर रेखीय होगी। एक समान होती है। नहीं नहीं एक नहीं समान नहीं होती है, जितने इधर उतना उधर। नहीं नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, आपको ऐसे पेपर में नहीं सवाल पूछा जाएगा। पेपर पूछेगा एक पेंडुलम की गतिशीलता डैश होती है, गतिशीलता डैश होती है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा एक स्थिर, दूसरा रहेगा रेखीय और अपरिवर्तनशील, रेखीय और अपरिवर्तनशील, तीसरा आपका रहेगा गैर रेखीय और चौथा रहेगा रेखीय और परिवर्तनशील। स्थिर होती है क्योंकि दोनों तरफ बराबर होती है ना। नहीं सर, गैर रेखीय होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए मेरी बात को। मैं आपको कह रहा हूँ कि सरल पेंडुलम, एक आदर्श सरल पेंडुलम का एक भारी बिंदु, अगर हम बात करते हैं जब अपनी साइंस वगैरह के द्रव्यमान को, तो वो बेसिकली बॉब कहलाने वाले होते हैं, जहाँ पे नम्य पूरी तरह से, ठीक है, जहाँ पे एक छोर पर वो बंधा होता है, एक छोर पर वो बंधा होता है। तो गोलक पर जो चीजें अभिनय करने वाला बल होता है वो बेसिकली शुद्ध बल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों से गुरुत्वाकर्षण के बारे में या त्वरण के बारे में पढ़ाऊंगा तो वो आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे पेंडुलम की गति जो होती है वो गैर रेखीय होती है, एक सरल व्यवहारिक आवृत गति होती है, आवृत गति होती है। और इसमें जो होता है शुद्ध बल साइन थीटा होता है। शुद्ध बल क्या होता है? साइन थीटा होता है। और साइन थीटा होने की वजह से यह गैर रेखीय बनाता है, गैर रेखीय बनाता है। तो इसलिए गैर रेखीय रखिएगा। स्थिर का मतलब होता है सर रुक जाना, और ये रुकता नहीं है कभी, है ना। गैर, अगर हम बात करें यहाँ पे गैर रेखीय के बारे में, ये आपका ऑप्शन सत्य रहेगा। यहाँ पर ये रेखा आपके जो ऑप्शन रहेगा वो सत्य रहेगा, ठीक है, गैर रेखीय, ठीक, यही जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पेंडुलम की अच्छा, अब ये भी देखिए सवाल ऐसे भी पूछता है कि सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव का जो रूप देखा गया पेंडुलम की घड़ी की भांति देखा गया है, और ये परिभाषा किसने बोला है? तो भी सेरोकिन का नाम लगाइएगा। बाकी 1937 में सेरोकिन की कौन सी किताब आई थी तो भी आप नाम बताइएगा, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। हाँ, यदि आपसे पूछेगा कि सेरोकिन की कौन सा सिद्धांत सन 1937 में सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक में लिखा गया है, तो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, ये नाम दीजिएगा। सर इसमें सांस्कृतिक गतिशीलता का कैसे मतलब इससे correlate सांस्कृतिक है? बेसिकली दो टाइप से इनको बताया। देखो अब यहाँ पे समझिए, आप कभी देखो यहाँ पे इनका, हालांकि सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत में 3 चीजें आती हैं, परंतु यहाँ पे 2 टाइप बताए हैं। आपको बताऊं, आगे बढ़ता हूं, देखो मिलेगा भी। इसके प्रमुख रूप से 2 संस्कृतियों की बात किया, जहां पे भावनात्मक चेतनात्मक का उल्लेख किया गया, जिसमें चेतनात्मक भावनात्मक संस्कृति का मिश्रण पाया गया। सेरोकिन भावनात्मक और चेतनात्मक संस्कृति, इन चीजों के बारे में चर्चा किया है। आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संस्कृति में। अगर यहाँ पे 2 संस्कृतियों की बात हुई, भावनात्मक संस्कृति और चेतनात्मक संस्कृति, सेरोकिन की देन है।
सेरोकिन की देन है। समझ में नहीं आ रहा है? जी आ रहे हैं सर। आ रहा है, बहुत बढ़िया है। फिर अगर समझ में आ रहा है तो सोशल जो एंड कल्चर डायनेमिक बातें हैं उसी के अंतर्गत जब इन्होंने सेरोकिन ने आदर्शात्मक संस्कृति का पाठ दिया, तो आदर्श संस्कृति आत्मक का पाठ देते समय तो इन्होंने संस्कृति का अध्ययन किया, तो संस्कृति को 3 अवस्था बताई थी और उन 3 अवस्था को क्रम में पूछा जाता है। उस क्रम में आप लोग अगर लिखना है तो लिख लीजिए। पहला आएगा भावनात्मक, दूसरा आएगा चेतनात्मक, तीसरा आएगा आदर्शात्मक। पेपर में पूछा गया प्रश्न है और यही 3 संस्कृति की बात करता है। अब देखिए, आप सोचेंगे सर भावनात्मक क्या है? भाई भावनात्मक में विचार, भावना, नैतिकता, आत्मा, धर्म, ईश्वर आदि होता है। और इसी संस्कृति में मैं बता दूं आपको, आध्यात्मिक और अलौकिक तत्व प्रधान होता है। इसीलिए कभी कभी भावनात्मकता के बजाय आध्यात्मिक भी दे देता है, अलौकिक तत्व भी दे देता है। तो तब भी आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे कि गलत हो गया। ऑब्लिक करके लिख लीजिए, अलौकिक विचार और आध्यात्मिक यहाँ पे प्रधान है। प्रधान का मतलब समझ रहे हैं ना, गांव का प्रधान नहीं, मतलब प्राथमिकता दिया जा रहा है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने संस्कृति का जो उद्देश्य बताया भावनात्मकता में कि धर्म, दर्शन एवं मोक्ष की खोज करना है। क्या था उद्देश्य? धर्म, दर्शन और मोक्ष की खोज करना था। यह बात पर ये बेसिकली आधारित था। दूसरी बात करेंगे हम लोग चेतनात्मक का। चेतनात्मक ये बेसिकली यह संस्कृति भावनात्मक संस्कृति के विपरीत काम करती है। विपरीत का मतलब उल्टा, मतलब मूल्य और विश्वास को प्रदर्शित करती है। ये किसको किसको? मूल्य और विश्वास को। यहाँ पे भौतिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भौतिक। रीजन वही कि संस्कृति में इंद्रिय जो आवश्यकताएं होती है ना, जो नीड होती है, जो जरूरतें होती हैं और जो इच्छाओं की पूर्ति पर अधिक बल देता है, वही बेसिकली चेतनात्मक संस्कृति का पार्ट बनता है। यहीं पर तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो एक बनता है आदर्शात्मक। आदर्शात्मक संस्कृति की बात करूं तो यहाँ पर भावनात्मक और चेतनात्मक दोनों संस्कृतियों के बीच एक स्थिति आती है जो दोनों संस्कृतियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। उसका नाम है आदर्शात्मक। इसी को सेरोकिन ने आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। और इसी संस्कृति में विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, आध्यात्मिक किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती है। सेरोकिन ने इस संस्कृति को उत्तम मानते हुए इसका नाम रख दिया आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति। पर ये विज्ञान जो बोला, एक बार ये रिपीट कर दीजिए, विज्ञान क्या बोला आपने? इस संस्कृति में विज्ञान है, साहित्य है, कला है, दर्शन है, आध्यात्मिकता है ना, आध्यात्मिकता। तो यही बात 2 संस्कृतियों की जब कर रहे थे तो इन्होंने भावनात्मक और चेतनात्मक का उल्लेख कर दिया। हालांकि अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं तो आध्यात्मिक नहीं आएगा क्या? आध्यात्मिक नहीं, आदर्शात्मक। हाँ, आदर्शात्मक में आध्यात्मिक आपने भावनात्मक में लिखा है ना भाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। मैं कह रहा था आप लोगों से, मेरी बात को ध्यान से समझो, आप गलत मत जाओ, गड़बड़ कर जाते हो आप लोग। मैंने कहा आपसे कि एक चेतनात्मक होता है, एक भावनात्मक होता है। भावनात्मक में मैंने आपसे क्या बोला कि धर्म, दर्शन, मोक्ष की खोज होती है। मैंने फिर भावनात्मक में क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि धर्म, नैतिकता और परंपराओं को महत्व नहीं देता है। ये बेसिकली आविष्कार और नैतिकता और विलासिता को महत्व देता है। ये अधिक महत्व देता है, विलासिता, भौतिकता और आविष्कार को। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आदर्शात्मकता में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन और आध्यात्मिकता का बल देता है। अब बताइए, यह रीजन इसलिए है क्योंकि आदर्शात्मक संस्कृति दोनों का मिश्रण है। अब ये दोनों मिश्र है, ये दोनों मिला दीजिए। भावनात्मक को यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्क्रीन देखिए, भावनात्मक लिखा हुआ, मिला दो इसको। चेतनात्मक का उल्लेख है, मिला दो इसको। बताओ बन गया कि नहीं आदर्शात्मक? है ना, बन गया। तो ये बेसिकली उन्हीं 2 संस्कृति। आप ये कह सकते हो कि जो सामाजिक, जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है
वह सिद्धांत निष्कर्ष निकालता है आदर्शात्मक का, ठीक है, आदर्शात्मक संस्कृति का, ठीक है, ये आप कह सकते हो। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे संस्कृति का लिया है। आप देख सकते हो चेतनात्मकता में क्या चीज़ें आ रही हैं, भावनात्मकता में क्या चीज़ें आ रही, वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ। आदर्शात्मकता में क्या आती है, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। एक रेखीय परिवर्तन होता है। आपका चक्रीय सिद्धांत क्लियर हो गया है शेरोकिन का। आगे बढ़ेंगे रेखीय सिद्धांत पर। रेखीय सिद्धांत को आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा ऑगस्ट काम्टे को, ठीक है। और हालांकि इसमें नाम आता है स्पेंसर और हॉबहाउस का भी, परंतु अगर आपको काम्टे स्पेंसर ना मिले तो हॉबहाउस ही सही रहेंगे, गलत नहीं होंगे, वो वही सही रहेंगे। तो ये बेसिकली चक्र में नहीं चलता है, ये एक रेखा में चलता है। रेखा का मतलब समझते हो? पहले शैशवावस्था आएगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, युवावस्था आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगा, वृद्धावस्था आएगा। ये रेखा में चल रहा है, एक क्रम चल रहा है इस तरीके से। तो अगस्ट काम्टे ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। बौद्धिक विकास ही सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर मानते हैं। अब ये 3 स्तर कौन से भाई साहब, इनका भी ध्यान दीजिए, ये भी एग्जाम में आते हैं बहुत लेकर प्रश्न को, और ये मेडिकल सोशल वर्क में आते हैं, जो दोनों के मैंने नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। और धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। अब देखिए धार्मिक में क्या भाई, धार्मिक में प्रत्येक घटना में ईश्वर एवं धर्म के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाता है, धार्मिक स्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब कभी देवता वगैरह की बात करने, पूजा पाठ की बात करने लगे तो धार्मिक को जोड़ दीजिए, तात्विक को जोड़िए। तात्विक जहाँ पे गुणों की बात करने लगे, जहाँ पर आप मानव के गुण की बात करने लगे, अलौकिक शक्तियों की बात करने लगे, जहाँ पर वो भी अलौकिक शक्ति कैसे होती है, अमूर्त होती, दिखाई थोड़ी ना देता है, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर तात्विक स्तर बन जाएगा। वैज्ञानिक स्तर तो मालूम ही है आपको, यहाँ पर मानव संस्कृति घटना की व्याख्या ईश्वर धर्म ईश्वर एवं अलौकिक शक्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नियमों एवं तर्क के आधार पर कर रहा है। तो ये एक प्रकार से आलोचना, विचार विमर्श पर आधारित है ये। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आता है कार्ल मार्क्स। कितने सिद्धांत आ गए हैं यार, काफ़ी ज़्यादा सिद्धांत है। स्पेगलर का सिद्धांत, स्पेंसर का सिद्धांत क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो मैंने बता दिया आपको, शुरुआत में ही बोल दिया था ये, है ना भाई, वो चीज़। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारकों को संबंधित मानते हुए मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। ये क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है, तो क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। और वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारकों को बताया गया है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारक बताए गए। प्रौद्योगिकी अगर आर्थिक आता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग गलत कर जाएंगे भाई। वर्ग संघर्ष नाम आ रहा है, हीगल का नाम आ रहा है, ठीक है, होली फैमिली का नाम आ रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम आ रहा है, देश कैपिटल का नाम आ रहा है 1867 का, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी अगर प्रश्न गलत हो जाए आप लोगों, सर्वहारा वर्ग का नाम आ रहा है ना, पूंजीपति का नाम आ रहा है। एक शोषित और शोषक वर्ग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी वह प्रश्न हम गलत करें, है ना, गलत करना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक और कारण को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आप लोग, प्राकृतिक कारक हैं एक, है ना भाई, प्राकृतिक कारक की भूमिका भी होती है इसमें, जाहिर सी बात है। अब ये आप देख सकते हैं, महामारी हो गई, बीमारी हो गया, कोविड-19 आया, भूकंप आ जाता है, कोई भी चीज़ होती है, सारी बात है, सामाजिक परिवर्तन हो जाता है ना, कारण हो जाता है। आर्थिक कारक में भी हो जाता है भाई, है कि नहीं, रीति रिवाज वगैरह में भी यहाँ पे देखें तो परिवर्तन देखने को मिलता है भाई। कृषि प्रधान देश की बात करें तो भी वहाँ पे औद्योगिक समाज में देखते हैं परिवर्तित होने की भूमिका देखने को मिलती है। सांस्कृतिक कारक भी है, जैसे कि सामाजिक जीवन जो है मनुष्य का विश्वास, धर्म, आदर्श, प्रथाएं, रूढ़ियाँ आदि पर ही निर्भर है। सत्य सनातन हिंदू धर्म में विवाह का एक आदर्श धर्म था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है हमें, बहुत सिंपल है, इसमें कोई टफ चीज़ें आती ही नहीं। और जनसंख्यात्मक कारण है, प्रौद्योगिकी कारण है ना, ये चीज़ें, प्राणी शास्त्रीय कारक है, हालांकि मैंने कल इस पर बात भी किया था आयु, जन्म वगैरह को लेकर, वही चीज़ें यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक कारक बन जाता है ना, ये चीज़ें हैं। बस सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे आपको ये होगा समाप्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ किताबें हैं, किताबों में अगर मैं बात करूँ तो किसका इम्पोर्टेंट है, सिंह का आप छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, परिवर्तन एक विकास का समाजशास्त्र है, मदन का, गोपाल का भी नहीं आता है नाम। फिर उसके बाद गुप्ता का, सत्यदेवा का, मैकाइवर एंड पेज की बात करें तो ये भी सोसाइटी की बात किया है, दिल्ली का, ये भी नहीं आता है ना।
श्रीनिवासन, ये आपका एक किताब केवल इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास, एमएन शिवानिवास मजुमदार का नाम आ रहा है ना। अब ये लास्ट 10 नंबर देखिए, 10। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसने लिखा है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसने लिखा है? नाम बताओ जल्दी से। श्रीनिवासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक किताब इसमें इंपॉर्टेंट थी, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये थे सामाजिक परिवर्तन को लेकर। अब बात करेंगे सामाजिकरण को लेकर। बात कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? भाई खाना पीना है तो खा पी लीजिए। सर खाना पीना है जी सर। अच्छा जी, तो ख़त्म कर दें? 15 मिनट लूँगा, या तो कहो तो कल कर दें। कल करते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, थक गए होंगे आप लोग भी। ठीक है, चलो ठीक है, कल कर लेंगे।